जय हिंद बच्चों। तो इंग्लिश का इतना धुआंधार, इतना शानदार, इतना गजब का पेपर बच्चे करके आए हैं कि मजा आ गया है। इसलिए क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को लगा बाप रे ये कैसा इंग्लिश के पेपर आया, लेकिन एमजेसियंस को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा क्योंकि पेपर तो भाई साहब डिट्टो आया था। सर अगर हम लोग बात करते हैं PQRS की, सर कितने क्वेश्चंस आए हैं PQRS के मैम 10 क्वेश्चन आए हैं और 10 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आए थे, उसी ट्रिक पे आए थे जो भाई साहब मैंने तुम्हें सिखाया था कि कैसे पेयर करके आपको करना है। तो 10 के 10 क्वेश्चन तो भाई डायरेक्ट निकल गए, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाया। और साथ में आया था पैसेज। सर पैसेज के कितने क्वेश्चंस आए थे? 5 क्वेश्चंस आए थे। 5 क्वेश्चंस। तो भाई पैसेज भी तुम्हारा एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेटिव, आपको याद है मैंने तुम्हें पैसेज के इतने ढेर सारे PDF दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। किस तरह के कि हिस्टोरिकल, सर मालूम है मैंने हिस्टोरिकल दिया था, इंफॉर्मेटिव दिया, डिस्क्रिप्टिव दिया, और साथ में ज्योग्राफिकल भी दिया था, IT सेक्टर का। सर सारे पैसेज दिए थे, सब चीज कवर कर दिया था, सारी चीज कवर की थी। और सर उसी में से इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव डॉट टू डॉट आ गया। तो सर 5 क्वेश्चन, तो सर 10 हो गए PQRS के, 5 हो गए पैसेज के, मतलब 15 क्वेश्चन भाई साहब पूरा फुल पैटर्न पे। वही पैटर्न जो हम लोगों ने बताया था तुम्हारे पेपर में आया। अब बचे कितने सर हमारे पास? बचे मैम 35 क्वेश्चन। और बेटा अभी तुम देखोगे 35 में से 21 क्वेश्चन, यस यू हर्ड इट राइट, 35 में से 21 क्वेश्चन डॉट नोट से आए थे, बिल्कुल कट टू कट। सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि भाई साहब सर ने तो सिनोनिम एंटोनिम की एकदम धुआंधार और पेड वर्ड्स की क्लासेस लेके एकदम भोकाल मचा दिया था। 12 घंटे की क्लास की थी, ठीक। उसके बाद वोकैब्युलरी सेक्शन में फिर से सर ने पेड वर्ड्स कराए थे। तो सर जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि पहले तो आपके 5 जो क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं वो है हमारे सिनोनिम्स के। और सर साथ में दिखाते जाएंगे कि ये तो आंसर है, सर बताएंगे, ठीक। और प्रूफ तुम साथ में देखोगे। सर बताइए भाई। तो यहां जो सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आए थे वही महापाठशाला से आए थे जो हम लोग ने YouTube पे कराई थी, और वही प्रैक्टिस सेट है जो हमने प्रोवाइड करे थे अपने ऐप पे। वहीं से सारे क्वेश्चंस आए हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया मैम। ये अचंभे वाली बात थी, यानी बिल्कुल फंसा दिया पेपर। और क्या चाहिए, सारे क्वेश्चन। अब देखिए प्रोपोर्शनेट, और यही हमने प्रोपोर्शनेट देखिए कराया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन प्रोपोर्शनेट, देखिए प्रैक्टिस PDF में प्रोवाइड किया था और सेम आ गया। देखिए मैं देख लूं ये देखो, ये सर आपने कराया था। हाँ ये आपके प्रैक्टिस है। और अभी तो तुमने क्वेश्चन देखा और सर देखे ऑप्शन। ओ भाई साहब, बस ये था कि यहाँ पे सर मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, ऐसा किस लिए हो गया? क्योंकि मैम ये मैंने एंटोनिम में कराया था। ओहो, लेकिन देखो भाई क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम था। सर ने प्रोपोर्शनेट का एंटोनिम करवाया इम्बैलेंस, ठीक है। अब भाई साहब जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आया तो सिनोनिम में आया तो क्या है, प्रोपोर्शनेट का बैलेंस। सर भाई आपको तो मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूं, इतना सही, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन। यूपीएससी में सेटिंग हो गई एमजेएस वालों की, ऐसा लग रहा है। सर दूसरा क्वेश्चन भाई देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर पूछा गया था डिसएन्चेंटमेंट। हाँ जी। और हमने जो दिया था वो दिया था डिसएन्चेंटिंग। ये देखिए हम बिल्कुल डिसएन्चेंटिंग ये क्वेश्चन दिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। द स्पीच वाज सो डिसएन्चेंटिंग, ये प्रैक्टिस में दिया था और ये मैम बिल्कुल आ गया। देखिए भाई इसका आंसर क्या, डिसएन्चेंटिंग डिसअपॉइंटिंग, बस पार्ट ऑफ स्पीच का चेंज हुआ और यहां पर डिसअपॉइंटमेंट, यानी बिल्कुल अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैम, मतलब वही वर्ड आ गया। भाई साहब ये तो अच्छा हैक हो गया। और ये तो मैम फेवरेट वर्ड है बच्चों का, पेयर्ड वर्ड्स में आपने एक बार कराया, एक बार मैंने, और सिनोनिम्स में मतलब इमिनेंट यू उड़ा है मैम, है ना। ये डिसएन्चेंटमेंट मिल गया आपको, और उसके बाद ये आपका इमिनेंट नीचे है। हाँ, नीचे। अभी हम लोग देखेंगे। फिर आ गया सर इंडेलिबल, ये क्या चीज थी? तो मैम इंडेलिबल ये प्रैक्टिस PDF में दिया हुआ था और बेहतरीन क्वेश्चन था। यहाँ है सर आंसर, जरा बता दें। हाँ, इंडेलिबल का मतलब? इंडेलिबल का मैम होता है परमानेंट। अच्छा जी, अब आप वाले में भी देख लेते हैं। इंडेलिबल परमानेंट, देखिए मतलब
मतलब आपने एक और ऑप्शन चीज नोटिस करिए यहाँ पर, अगर इंडेलिबल कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा, ठीक है, तो परमानेंट, हाँ बिल्कुल ये हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल सेम फंस गया, बिल्कुल मतलब एकदम कहीं कुछ मतलब इधर से उधर भी नहीं होने कहीं नहीं जा रहा, मतलब मामला बिल्कुल सेट था तुम्हारा, यानी जो बताया बिल्कुल वही आया एग्जाम में। सर एक वर्ड और मुझे दिख रहा है, इंस्टेंटली आ रहा है, ये तो इंस्टेंटेनियस यानी तुरंत है, तुरंत के तुरंत। तो देखो भाई, हम लोग सिर्फ आंसर की नहीं दे रहे हैं, लोग क्या करते हैं सिर्फ आके ए है, ये बी है, ये सी है एक्सप्लेन करते हैं, हम विद प्रूफ दे रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन हम लोगों ने कराया, मेरे ख्याल से वही यूपीएससी ने यहाँ छाप दिया, उन्होंने एमजेएस का लाइव देखा और उसके बाद उन्होंने कहा भाई साहब ये सही लग रहा है, लाओ यहाँ से ये ले ले, वहां से वो ले ले। मुझे तो लग रहा है हो सकता है वहां पे बैठा किसी व्यक्ति ने हम लोगों की पीडीएफ ही छाप ली पूरी की पूरी। सर इंस्टेंटेनियस दिया है, इमीडिएट। और ये रहा हमारा में क्या है, इंस्टेंटली हमने पूछा था और उसका आंसर हमारा था इमीडिएटली। तो भाई तुम देखो, इंस्टेंटली, इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंट, तुरंत, वहां इमीडिएट था, यहाँ इमीडिएटली, और सर ने आंसर भी दे रखा है। भाई साहब ये तो सॉल्ट पीडीएफ थी मैम, बिल्कुल अच्छा, पक्का पकाया बिल्कुल। ओ भाई, मतलब सिर्फ उठा के पढ़नी थी, बस पढ़नी थी, रीड करनी थी, आंसर बनना था तुरंत मैम, मतलब कुछ मतलब ऐसा भी नहीं था, प्रैक्टिस करनी, सॉल्ट पीडीएफ मैम, सोचिए मतलब बताओ इतना ये आ गया सर, वो एमिनेंट अभी आप कह रहे थे, हाँ। ये लो भाई है, तो वो भी आ गया आपका। और ये मेरे ख्याल से आपने पेड वर्ड्स में कराया, क्योंकि ये पेड वर्ड्स मुझे दिख रहा है और सर ने पेड वर्ड्स में, और ये साथ में ये देखिए सिनोनिम्स में भी कराया हुआ है। ओ भाई साहब ये क्या खेल हुआ है, इमिनेंट यहाँ पे दिया है इन्होंने, और ऑप्शन क्या दिया है सर, इनएविटेबल, ये देखिए। अरे दादा रे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन भाई साहब ये एमजेएस वाले हैं, ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है इसलिए क्योंकि हम लोग इतनी रिसर्च, भाई इतने सालों का हम लोग का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस मेरा हो रहा है, ठीक, सर का इतना एक्सपीरियंस, सर मेरे ख्याल से कितना हो गया अब आपका, 13 ईयर्स हो गया। इतना एक्सपीरियंस मिला के जब हम लोग पढ़ाएंगे तो मानी सी चीज है कि क्वेश्चन वहीं से आएगा जहां से हमने पीडीएफ बनाई। और जो रातें हम लोग जागे हैं आपके लिए, वो देखिए मैम क्या रिजल्ट लाया, क्या फल मिला सर है। लेकिन एक बात बताएं, रातें जागे हम लोग, दिन में काम किया, रात में, कोई ऐसी बात नहीं, इट्स वर्थ एवरी मोमेंट। ये बस हमारे बच्चों के लिए आ गया, बस सर सारी मेहनत सफल है, क्योंकि रातें अगर हम लोग जागे तो सर ये लोग भी जागे। इन्होंने भी वो 200% डेडिकेशन दिखाई है, 12 घंटे भाई देखिए बच्चे ने पढ़ाई की है, हम अपने बच्चे की जरूर तारीफ करेंगे सर। तो ये हो गया हम लोगों का सिनोनिम केस। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा पेयर्ड वर्ड्स। और पेयर्ड वर्ड्स अभी दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा दे रहा है, ये आ गया हमारा PQRS। और PQRS में देखिए मैंने आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस तरह से पेयर लगा के और फिर करना है, तो आपका काम आराम से बन जाएगा। इसमें कहीं कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ना डिस्कस करना है। तो पेयर्ड वर्ड्स में आप देख सकते हैं, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंडिंग दी है तब भी वही प्रोसेस है, ठीक। तो पहले वाले का इसका आंसर आपका सी आ जाता है। और सब बच्चे मैम कह रहे थे जो आपने जिस तरीके से बताया है बिल्कुल सही हुआ है, सॉल्व करके आए बिल्कुल बेहतरीन ढंग से मैम। किसी का भी देखिए, ये एक बच्चे का ही, और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने बाद में लगाया है, रेड से टिक आपको दिख रहा है, और बच्चा ऑलरेडी करेक्ट टिक्स लगा के बैठा हुआ है। ये एक बच्चे की पीडीएफ है, एंड हियर आल्सो यू कैन सी, उसने एलिमिनेट किया है सर, देखिए लिख के, और उसके बाद सही से आंसर आते गए हैं। तो आपको अपने अगेन दिख रहा है कि क्वेश्चन, और अगर एक दो जगह बच्चे को नहीं आया तो देखो बच्चे ने ड्रॉप किया। और ये बात सर देखिए हम लोगों ने हर बार कही है, एक्यूरेसी पे वर्क करेंगे और आप सिर्फ उतने क्वेश्चन करेंगे जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, और उससे आप हमेशा सेफ रहेंगे। तो उसके बाद फिर भाई ये देखिए बच्चे ने भी वही किया और लिखा भी है, और हम लोग का भी बिल्कुल देखिए, ये बताता है कि जो आपके टीचर्स ने, आपके यहाँ टीचर्स के, आपकी फैमिली ने जो आपके लिए मेहनत करी है वो बिल्कुल रिजल्ट में तब्दील हुई है पूरा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको सी दिख रहा है, हमने बाद में लगाया रेड से डबल टिक, और बच्चे ने भी वही लगा रखा है। तो क्वेश्चन का 12 का बी, और ये और भी सिंपल होता है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ड्स के बेसिस पे पेयरिंग करके देख लेना होता है, ठीक। 13th का फिर से भी सेम देखिए चल रहा है बेटा। उसके बाद 14th का सी है, 15th का ए है,
और हाँ, फॉर दैट मैटर हम लोग ये वाला जो लेके चल रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन पेपर, ये आपका डी वाला सेट है। आपको आंसर की विद डिटेल पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप अकॉर्डिंगली अपने सेट पे वहाँ आराम से देख सकोगे। चलिए जी, अब आ जाते हैं भाई हम लोग अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, पहला वाला, देयर इज मोर देन वन वे टू गेट द जॉब डन। बहुत सिंपल सा था, इसलिए क्योंकि आपका सिंपली पूछा गया है सिंगुलर, उसमें तो वन ही वे होता है, वन वेज, एनी वेज और एनी वे नहीं होता। बहुत सिंपल था। ये इतनी बार आपको मैम ने सब्जेक्ट वर्ब में फिल इन द ब्लैंक्स में कितनी बार कराया है, ये तुरंत बना है। सर 17th क्वेश्चन जरा डिस्कस कर दीजिए। द क्लास डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। कितनी पिकनिक ऑर्गेनाइज हुई है? एक हुई है, तो अ पिकनिक हो गया। अ रिप्रेजेंट करता है वन को भी, अ बॉय, अ मैन। तो बहुत सिंपल सा था, पिकनिक्स या द पिकनिक करने की, स्पेसिफिक नहीं था, तो द पिकनिक नहीं करना है। तो ये आर्टिकल का यूजेस आपको पढ़ाया गया था स्पेशली क्लास में, पूरा उसी पे सेम क्वेश्चन आप देखिए ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चे ने भी ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि द अक्यूज टू ट्रायल बिफोर द जज, ये थोड़ा सा फ्रेजल केस पे आ गया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ बच्चों को लगे, बट चलो कुछ बच्चों ने किया। यहाँ पे इस बच्चे ने ड्रॉप भी किया, विच इज़ अ गुड थिंग अगर नहीं आ रहा। स्टूड ट्रायल मतलब होता है कि भाई उसका ट्रायल हुआ है, यानी अब जो है ना केस चल रहा है, इन सिंपल मीनिंग। और ये तो हलवा मैम, इसमें जलवा दिखाया बच्चों ने। 19 क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है मैम। हाँ। और देखिए मैम बच्चे ने भी बिल्कुल सही किया, इज अंडर, बिल्कुल एग्जैक्ट। और सर 20th जरा बता दें, मतलब इसमें बताना भी क्या है? अरे मैम आई के साथ शैल, सिंपल स्टैंडर्ड इंग्लिश। स्टूडेंट ने भी सही किया है, मतलब ये हलवा हमने परोस के दिया था बच्चों को, और बच्चों ने खा के यूं धमाल मचाया इस बार एग्जाम में। चलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत दिनों बाद पूछा गया है वापस एनडीए में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है, लेकिन चलिए, और ये भी बहुत सिंपल थे अगर आप देखें, और इसको सॉल्व करने का तरीका तो और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड है। चारू सेड टू हर फ्रेंड, तो भाई क्या होता है? चारू टोल्ड हर फ्रेंड, तो रिक्वेस्टेड कट गया। अब टोल्ड हर फ्रेंड, टोल्ड हर फ्रेंड, टोल्ड हर फ्रेंड कॉमन हो गया। आगे हमें अपने टेंसेस देखने कि टुमारो हम वापस नहीं लिख सकते, तो आपका बी और सी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, तो हमारा डी और ए बचता है। नेक्स्ट डे फॉर द मीटिंग एट 6 PM होना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि आपको टेंस चेंज करना, वांट का वांटेड, यहाँ वांट का वांट ही है। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं 22 पे। अगेन वंडर्ड, तो वंडर्ड टू हिज ब्रदर नहीं हो रहा है, और वॉट को हटा देते हैं, वॉट को हटाना पड़ता है, तो वंडर्ड बिफोर हिज ब्रदर, और हमारा आंसर बी पे आराम से आ गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, बी पे ही टिक किया बच्चे ने, बी ही आंसर है। यहाँ पे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना था आपको, तो ये क्वेश्चंस थे थोड़े से आपके, मतलब वैसे तो ये भी एक तरीके से कॉन्सेप्ट जिस हिसाब से पढ़ाया था आप कर सकते थे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, जो बेस करता था हमारे एरर डिटेक्शन पे। कुछ नहीं किया था, वहां पे ABCD दिया है, यहाँ भी ABCD ही दिया है, बस ABCD पूरे सेंटेंस का था, और आंसर आपके सामने, इसका A हो गया और इसका भी A हो गया। और भाई सर देखिए, मतलब मानते हैं कि इस तरह से ना सही, लेकिन हर तरह से तुम्हें करवा रखा था ये। भाई देखिए सर, जरा पढ़ दीजिए। He is regarded as wisest person in this industry. Regarded, considered के साथ as आता है, wisest के पहले the यूज करते हैं, बिल्कुल मक्खन जैसा। और देखिए यही He is considered as one among the brightest intellectual। बस वहां wisest हमने किया था, यहाँ इन्होंने brightest। तो बच्चे का थोड़ा ये गलत हो गया था। हाँ। ए इसका आंसर हो जाएगा, वो हम लोग ने करेक्ट वैसे मार्क कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक, विच इज अगेन ए। सर पढ़ेंगे, नो अदर माउंटेन इज टॉलर देन द हिमालयास। तो आपको अगेन यहाँ पे नो सिटी इन इंडिया इज बिजियर देन मुंबई। बस थोड़े से वर्ड्स का हेर फेर है, लेकिन अगर आप सेंटेंस ध्यान से पढ़े, और यहाँ देखो एरर कहाँ था, यहाँ नो सिटी था, होना क्या था? नो अदर सिटी, क्योंकि आपका कंपैरेटिव हो रहा है। तो बस देखो, जो चीज हम लोगों ने पढ़ाई सेम टू सेम यहाँ पर आई है।
आप अगर काउंट करेंगे तो हमारे भाई पूरे पूरे क्वेश्चंस जो भी थे, ठीक भाई PQRS सर देखिए सेम टू सेम तो नहीं होता है, ठीक सेंटेंस वाइज, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम, पैसेज सेम पैसेज नहीं होता है लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम। और उसके बाद क्वेश्चंस तुम देखो बेटा, सेम क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। टॉलर के साथ देन आता है, कंपैरेटिव के बाद देन, यानी आपको सब एक एक बारीकियां बताइए। सोचिए क्लास में अब देखिए सर, ये आ गया हमारा पेयर्ड वर्ड्स, ठीक। सर ने पढ़ाया था 12 घंटे वाले में, फिर वोकैब सेक्शन जब अकेले सर ने 3 घंटे का लिया था, और फिर से जब 6 घंटे में हम लोगों ने हाफ क्लास ली थी तब भी पढ़ाया था। तो भाई इतनी बार किया था, जरा देखते हैं। कॉन्फिडेंट आपको मिल गया अपना आंसर, और देखा जाए यहाँ। अभी एक बच्चा आया मेरे पास, आयुष, कह रहा था सर पेयर्ड वर्ड्स हमको थोड़ा बोरिंग लगता था तो हमने छोड़ दिया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, लेकिन अब लग रहा है सर आपसे काश पढ़ लिए होते तो हमारा फंस जाता। और सबसे मजे की बात, जब मैंने कहा, ठीक, कई बच्चे आए अंदर मिलने, हम लोग आंसर की बना रहे थे, और हम लोग देखो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया। टाइम लगाने का एक बहुत सिंपल रीजन कि हम अपने PDF से साथ में दिखा सकते हैं, तुरंत दिखा सकते हैं। बहुत से लोग बाद में बहुत कुछ दिखाएंगे क्योंकि वो हमारा ही लाइव देख के जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ आपका टीचर पढ़ाता है सेम टू सेम तुम्हारे क्वेश्चन में आता है। ये देखिए, और ऑप्शंस भी उसी तरह से हैं जैसे कि वहां होते हैं, बस ऊपर नीचे का होता है। और क्या, अब इतना तो थोड़ा UPSC दिमाग लगाएगा, हमारा थोड़ी नहीं पूरा कॉपी करेगा। और ये मिल गया। उसके बाद सर ब्रोक तो कराया था, पर शायद ब्रूक हम लोगों ने नहीं कराया था, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रोक का मतलब अबंडेंस नहीं होता है, तो इसको एलिमिनेशन के थ्रू किया जा सकता है। ब्रोक का मतलब सर देखिए कितनी बार फिल इन द ब्लैंक्स में करवाया है, PYQ में कराया है, PYQ में फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है, इतनी बार करवा दिया था, तो तुम्हें अच्छे से पता है। और इसका निमोनिक्स भी बताया था। हाँ। अगर दिल का हार्ट ब्रेक होता है तो ब्रोक होता है, आदमी बैंकरप्ट होता है, कंगाल। तो निमोनिक्स भी कराया है पेयर्ड वर्ड्स के अंदर। वो तुम्हें लूट के ले जाती, सर ने पढ़ाया था भाई, इतना हंसी आ रही थी ना हम लोगों को। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा वर्ड, ये देखिए आपको यहाँ पे अपना दिख रहा है पूरा, उसके अरे एक्सेप्ट, ये तो हलवा, मतलब ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं बच्चा यूं ऐसे आंख बंद करके सॉल्व कर सकता है। एक्सेप्ट सर ने पढ़ाया, सर ने PDF दी, वो PDF फ्री कंटेंट सेक्शन में अपलोड की गई, तुम्हें कुछ नहीं करना था, जाके क्लिक करो, डाउनलोड हुआ, पढ़ लिया, तुम्हारा काम हो गया। तो सेम तुम्हें क्वेश्चन मिल रहा है, जो वहां पूछा गया वो तुम्हें यहाँ दिख रहा है। उसके बाद सर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अकॉर्ड एंड अक्रूड। सर ये आपने कराया था कि नहीं? ये भी कराया था मैम, ये भी कराया था। और PYQ में भी फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हें था। अकॉर्ड या पैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट, तो भैया तुम्हें सिर्फ देखना था। अकॉर्ड मतलब कलेक्टिव ने, अकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, अकॉर्ड मतलब तुम्हारा B और D पे देखो आंसर हो गया। तुम्हें अगर सर ने अक्रूड पढ़ाया, क्योंकि सर देखिए एक पार्ट मैंने पढ़ाया था, जी। एक पार्ट सर ने पढ़ाया, मिल गया। चलिए जी देखते हैं भैया अकॉर्ड एंड अक्रूड वाला। ये देखिए प्रूफ के साथ, यहां जो हम बता रहे हैं बिल्कुल एक एक प्रूफ दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे पूरा क्वेश्चन हमारे यहां से आया है, बिल्कुल सेम फंसा है। 37 आपको भाई वाकई हैट्स ऑफ है सर को। सर गारंटी एंड वारंटी भी पढ़ाया था आपने, अफेक्ट एंड इफेक्ट के साथ। अफेक्ट इफेक्ट गारंटी वारंटी तो मुझे भी याद है, क्योंकि सर टाइप करते थे जब यहाँ बैठ के, तो मैं देख रही होती थी। मैं कहा हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत फंसते, बहुत, क्योंकि पेड वर्ड जब फर्स्ट टाइम आया तब तो सर देखिए हम लोग भी बैफिल्ड रह गए। बट अब की सर ने इतनी बड़ी बड़ी PDFs दी थी तुम लोगों को, किस लिए? कि भाई हमारा बच्चा जब यहाँ पे आएगा तो वो आराम से पास हो जाएगा, उसको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो बिल्कुल 0 से हीरो तक बनाने की गारंटी है MJS में, आपको बिल्कुल हीरो बनाया। जाते हैं हम लोग अपने पैसेज में। पैसेज सेम पैटर्न पे आया था, जैसे मैंने कहा हम लोगों ने इसीलिए हर तरह के पैसेज आपको दिए थे ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। सर कुछ भी ऐसा नया क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 31 का मैम ने जितने लेवल्स कवर किए, जितना टाइप्स कवर किया, सच बताओ मैं स्टूडेंट होता, मैं मुझे कुछ ना था, मैं सीख जाता मैम से। तो भाई क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर D है, 32 का A है, और बच्चे ने भी वही लगा रखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, वो हो गया C आपका, 34 A और 35 अगेन करेक्ट। उसने देखो लिंगुआ फ्रैंका पे सर देखिए उसने क्रॉस है, बच्चे ने ये देखिए दिमाग, ये मतलब बच्चा पढ़ा है, ये वही है जो पढ़ा है। और देखो तुम्हारी जैसे बच्चे होते हैं जो हम लोगों को पिक क्लिक करके भेजते हैं कि हम लोगों ने ये किया है।
सर अब आते हैं फिर से हम लोग एक ऐसे फ्रेजल, और देखो बार बार हर टीचर कहता है कि फ्रेजल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और आते हैं उसे कर लो। सर क्या लगता है कि फ्रेजल बहुत डिफिकल्ट था? नहीं, एज फार एज आ गया, यहाँ बाय द वे आ गया, ये तो इतनी बार तो सिखाया गया है, आप पूछिए नहीं। ग्रामर में, एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सब जगह कवर किया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। आई एम कंसर्न्ड एज फार एज, सेम इसी तरह का जब क्वेश्चन, और ये तो हम लोग डेली बोलते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, ये तो डेली यूजेज में हम लोग के है। बाय द वे, चलो भाई बाय द वे का भी देख लेते हैं एक बार कि क्या हम लोगों ने बाय द वे किया था कि नहीं किया था अपने सेशन में। बाय वे एरर देखो दिखा, एरर डिटेक्शन में दिया था पूरा इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब की गई थी कि बाय द वे का कब यूज होता है, क्या मीनिंग होता है, सब चीज आपको बताई गई। और देखिए सर बच्चे ने ये वाला छोड़ दिया टू बिगिन विथ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस था। कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई 10 में से कोई एक क्वेश्चन तो हो सकता है जो आपको ड्रॉप करना है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होता है। सर इसका आंसर क्या होगा? टू बिगिन विथ। चलिए नेक्स्ट आते। ओ भाई एक्सक्यूज मी, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे ने भी किया है करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्सक्यूज मी सर अगेन एक बहुत सिंपल फ्रेज होता है मेरे ख्याल से, ठीक। और आपको ये देखो बाय द वे यहाँ मिल रहा है, और ये एक्सक्यूज मी पेयर्ड वर्ड्स, एरर डिटेक्शन, क्या चाहिए? और सर देखिए अक्यूज मी, यहाँ आंसर में ए लिखा है। एक्सक्यूज मी व्हाई आर यू, क्योंकि जब हम कुछ क्वेश्चन इस तरह का पूछते हैं तो हम कहते हैं दो तरीके से एक्सक्यूज मी होता है। एक होता है सर एक्सक्यूज मी हमें जाना है, हम छींकते हैं तो भी हम कहते हैं एक्सक्यूज मी। और तीसरा होता है ये वाला केस जो हम लोगों ने किया था, और भाई तुम्हारा उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम, एक्सक्यूज मी, है ना? ये आप लोग डेली देखते हैं हम लोग। और उसके बाद इन सम केसेस, बहुत सिंपल ये भी केस था, बच्चे ने भी देखिए एकदम सही किया है। और हम लोग ने देखो, हम लोग का पॉइंट सिर्फ ये है कि हम लोग जिस तरह का पढ़ाते हैं उसी तरह का पेपर आपको मिलता है। अगर आपने सर बस फर्क क्या था कि जैसे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में है और हमने इसको पढ़ाया है नो इम्प्रूवमेंट केस में, बट बात वही है। आप कहीं से भी पढ़ोगे पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट होता है, लेकिन ग्रामर तो सर ग्रामर ही, ग्रामर वही है, बेसिक वही है, वर्ड वही है, वो कहाँ से चेंज होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे था स्टूडेंट्स तो मैम को मैं देखता था इतनी सारी पीडीएफ्स बनाते थे आपके लिए, मैं कहता था मैम आप कैसे इतना बहुत मेहनत करें, लेकिन रंग लाई मैम की मेहनत, आखिर वो क्वेश्चंस आ गया इन लिटिल केसेस, और आंसर था इसका इन सम केसेस, और वही हमारा आ गया यहाँ पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला इन अदर वर्ड्स। अगेन बहुत सिंपल केस था हम लोगों का, हम लोगों ने ये वाला भी किया है मेरे ख्याल से, ये आ गया। देखो इन अदर वर्ड्स का शायद इसमें अपलोड नहीं हुआ है। चलो जी। पढ़ाया हम लोगों ने बेशक है, ये हमें अच्छे से याद है, लेकिन देखो जब हम लोग बनाते हैं और ढूंढते हैं कौन सी पीडीएफ में हमने क्या पढ़ा है, उसमें टाइम लग जाता है और एक दो क्वेश्चन मिस आउट हो जाते हैं, बट वी हैव टॉट एवरीथिंग देन अंडरस्टैंडेबल, मतलब बिल्कुल ये तो समझिए ब्रेड बटर टाइप ऑफ ये देखिए सर देखिए, हाँ ये मुझे याद है कि देखो ग्रामर में जब हम लोग कर रहे थे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन भी, उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एल वही लगा दीजिए, क्या बन जाता है भाई एडवर्ब केस होता है, और वही सेम एडवर्ब आ गया। और तुमने फिल इन द ब्लैंक्स में करके रखा हुआ है भाई, तुमने खुद करके रखा है, तुम सब करके रखे हुए हो। हेसिटेट वर्ब है, वर्ब को एडवर्ब, मैम ने कॉन्सेप्ट, लॉजिक, क्वेश्चन आपको सब कराया हुआ है। अब भाई और कहां, यहीं पे है असली रस पढ़ाई का एमजेएस में। तो भाई 43 वाला जो क्वेश्चन है ये, हाँ ये तुम्हें भी ड्रॉप करना था, क्योंकि सर देखिए मुझे लगता है कि जब मैं सॉल्व कर रही थी इसको, ठीक, सर ने भी एक बार कहा कि मैम जनरली भी हो सकता है, पर्टिकुलरली भी हो सकता है, लेकिन आंसर आपका पर्टिकुलरली स्पीकिंग है, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है, और बच्चे ने ड्रॉप किया। आई वुड ऑल्सो से कि तुम्हें ये प्रश्न ड्रॉप कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं थी। 43 का ए है, और फिर 44 का प्रीडोमिनेंटली, ठीक, मेनली की बात होती है तो हम कहते हैं प्राइमरली या प्रीडोमिनेंटली। और उसके बाद आता है भाई हेंस देखिए, हेंस यू हैव क्लियर्ड योर पेपर। अगर आपने एमजेएस से पढ़ा है तो सब हेंस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सर ये तो मतलब बिकॉज एज हेंस अनलेस अनटिल लेस्ट, ये वाले कंजंक्शन तो सर हमने इतने कराए थे ना, इन लोगों को इतने क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में कराए, फिल इन द ब्लैंक्स में कराए, अलग से जब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे थे उसमें सेंटेंसेस, सर ये तो मतलब रटा हुआ है बिल्कुल। मेरे हर बच्चे को ये केस अच्छे से रटा हुआ है। चलिए जी,
फिर से आते हैं हम लोग के कुछ और सिनोनिम टाइप के ही क्वेश्चंस थे। कहीं कहीं कुछ इस तरह का दिया है, जैसे वन वर्ड टाइप का दे दिया, लेकिन था वो यही कि एक वर्ड दिया और उसका मीनिंग होना चाहिए था। सर ये अगेन भाई ये तो आपका डोमेन है। ये जो है थोड़ा सा घुमाया था, लेकिन जब मैंने आपको पीडीएफ्स कराई थी या जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पूरा एक एक डिटेल में समझाया था कि भाई साइनोशोर क्या होता है, आपका कोवियल क्या होता है, यानी सब आपका बताया हुआ था। मुझे कोवियल दिख रहा है, आंसर जरा बताइए। इसका कंटेम्प्रेरी। अच्छा, ऑफ द सेम एज। ओहो, ऑफ द सेम। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे साइनोशोर, अभी वापस आते। पर्सन ऑफ रफली द सेम एज। तो मतलब सर ने ये भी पढ़ाया था भाई साहब, कंटेम्पररी का पूरा डिफाइन किया। लोग मुझे फोन करके ये नया वर्ड आया, मैंने कहा भाई अच्छा। फिर मैं तुषार सर से पूछा है कि सर बताइए, क्योंकि बहुत लोग हैं भाई हमारे भी संपर्क में, लोग पूछते हैं मैम आपने आंसर की बना ली, हमें भी सेंड कर देती जरा। मैं अपने टीचर्स पूछ के बताती हूँ। तो सर ने कहा हाँ मैंने पढ़ा है, देखो तुम्हें दिख रहा है। सर रेट्रोग्रेड मुझे याद है आपने पढ़ा है, रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेस, बस फर्क क्या है, रेट्रोग्रेशन करके पूछ लिया, बाकी सेम वही वर्ड था, रेट्रोग्रेस, रिटर्न। देखिए मतलब एग्जैक्ट है, वही सेम वर्ड लगा हुआ है, तुम्हें कुछ रिटर्न टू अर्लियर स्टेट। देखिए बिल्कुल। और एक और वर्ड आ रहा है यहाँ, टर्जिट। सर देखे जाए जरा, टर्जिट, सोलन, सोलन। और आपने क्या पढ़ाया है यहाँ पर? अपोजिट में मैंने पूछा था, प्लेन बताया था, और इसका आंसर लेकिन भाई तो सर ये आपने बताया जरूर होगा कि एंटोनिम में वो चूज द ऑपोजिट, तो ये लिखा है आंसर। तो सिनोनिम क्या बना? स्वॉलन। तो ये मुझे पक्का यकीन है कि सर ने ये चीज़ ज़रूर मेंशन की होगी बोर्ड पे भी, क्योंकि सर हो चाहे मैं हूँ, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लिखते जाते हैं और सब तो ऑप्शन की डिटेलिंग करते हैं, ऑप्शंस की सारी डिटेलिंग हम लोग साथ में करते जाते हैं। तो भाई आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए एमिनेंट का तो पूरा का पूरा अलग से कितनी बार सर आपने पढ़ा दिया, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो अब ये पूरा आपका हमने बता दिया A to Z, कहाँ से हमारा क्या पेपर आया, पूरा A to Z आपको प्रूफ दिखा दिया, जीरो से हीरो बना दिया, सारा पूरा गारंटी आपको जो मैं बता रहा हूँ ना पेपर की, वो हमने ली थी और पूरा करके दिखाया। अब एक चीज आप लोग देखिए समझिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि आंसर की आपके पास है, आंसर की हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे आपको मिल भी जाएगी। ये हम लोगों ने देख सकते हैं, आप सेट डी यहाँ पे ओपन किया है, आंसर्स ऑलरेडी टिक्ड हैं, ठीक। तो चूंकि टिक्ड है हर जगह, इसलिए आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप क्वेश्चन देखिए और अपना जो भी होगा आपका सेट, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से लगा सकते हैं। तुमने एक चीज़ बहुत क्लियरली देखी कि भाई 15 क्वेश्चन तुम्हारे सेम पैटर्न पे आ गए, तो 35 में से तुम्हें कितने मिल रहे हैं बेटा? 21 क्वेश्चन। तुम समझ रहे हो सर, 35 में से 21 क्वेश्चन, भाई छूटा ही क्या? हाँ, इतना करके तो कोई कहते हैं 10 बार एनडीए का इंग्लिश सेक्शन निकाल सकता है। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ संभव है? यहाँ, यानी एमजेएस डिफेंस एकेडमी में, जहाँ 35 में से टीचर 21 क्वेश्चन तुम्हें निकाल के दिखाता है कि हाँ, अगर तुम पीडीएफ पढ़ रहे हो, अगर तुम एमजेएस में पढ़ रहे हो, अगर तुमने हमारे साथ प्रैक्टिस की है, तो कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटने पाएगा। इसलिए क्योंकि भाई साहब अगर एनडीए की बात की जाए तो सिर्फ एक नाम होता है और वो होता है एमजेएस डिफेंस एकेडमी। तो अब यहां से हम लोग आज विदा लेते हैं, जल्द ही मिलेंगे। आपको जो भी डिटेल्स होते हैं उसके साथ में आपका आंसर की आपको हर प्लेटफॉर्म पे हमारे मिल जाएगा, पूरे डिटेल्स के साथ मिलेगा। इस वीडियो को फिर से आप रीचेक कर सकते हैं ताकि आप देख सकें। मैं एक बार फिर से ओपन कर देती हूँ सो दैट यू गेट टू सी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, और साथ में हम लोगों ने जो भी पीडीएफ्स पे जो पढ़ाया है, इट इज़ ऑल देयर इन वन प्लेस। कहीं से भी तुम्हें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से तुम कुछ भी क्रॉस चेक करो। तो भाई मिलते हैं जल्द ही अपने नए सेशन के साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे बच्चे हैं सर एनडीए 1 की इंग्लिश खल्लास। एवरीवन देखो, बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम हुआ यार, मजा आ गई आज के साइंस के एग्जाम के। साइंस के सेक्शन को देख करके भाई इतना बढ़िया लग रहा था आज, जितना पढ़ाया हुआ था यस उतनी चीजें आ गई। और आज हम बात करेंगे यार कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारी चीजें बात करेंगे। बहुत खुशी हो रही है यार, ऐसा लग रहा है कि यार मतलब जितना पढ़ाया था वो एक एक चीज आ गई है। तो परेशान बिल्कुल हुए नहीं हमारे बच्चे, और जितने लोग थे यार उन्होंने जितने यार जैसे सेंटर से निकले हैं तुरंत ही कॉल आया है कि भैया जो आपने पढ़ाया था वो आ गया है। तो यार वो खुशी जो हुई ना, वो
आज मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूं कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे भाई आंसर किया, उसके बाद तुमको बताएंगे कहां कहां से हमने क्वेश्चन पढ़ाए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं हम लोग। साइंस की पूरी आंसर की देख लेंगे बेटा, जहां जो जिसका जो भी सेट हो वो सेट देख लेगा आराम से, उस सेट में उस क्वेश्चन को मिला लेगा आराम से आकर के। तो भाई देखो, हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन इसमें 71 है, आपके सेट में कोई और क्वेश्चन हो तो मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका, अपने सेट में आंसर मिला लीजिएगा इसका। ठीक है बेटा, चलो देखना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले 71 वाला क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट हो जाता है मसल में रिगरस एक्सरसाइज के दौरान वो कहां से बनता है? तुमको पता है पायरुवेट से बनता है जाकर के। क्या? तो हम सीधे बोलेंगे भाई आंसर क्या हो जाएगा? पायरुवेट। ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से आगे जाकर के लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड किससे बनेगा? पायरुवेट से बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या बोला गया है कि चेन ऑफ पेप्टाइड कंटेनिंग लीनियर, मेरे भाई जैसे लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आया ना, मेरे बच्चों ने क्या कहा? मेरे बच्चों ने कहा कि ये लगा दे सीधे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। यस, आंसर क्या है इसका? प्राइमरी स्ट्रक्चर। 73 क्वेश्चन बेटा बोला गया है कैम्बियम, मैंने पढ़ाया था तुमको मेरे सिस्टेमैटिक टिश्यू में, मैंने तुमको सीधे सीधे बताया था कि 3 तरह के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी एंड यस लेटरल। अगर आप बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम तो किसका एग्जांपल है? ये कैम्बियम। कैम्बियम एग्जांपल है लेटरल मेरिस्टेम का। भाई खुशी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि लग रहा है कि यार कितना भाई जितनी मेहनत की थी वो सारी मेहनत सफल हो गई आज। अब फिर हम लोग देख रहे हैं किस पे आगे बेटा, हम लोग आ जाते हैं यहां पे 74 नंबर वाले क्वेश्चन पे। याद करो केमिस्ट्री का वो टॉपिक जहां मैंने तुमको कोरोजन और रैंसिडिटी पढ़ाया था। बताया था कि नहीं बताया था कि अगर आप फूड को रख देते हैं बाहर तो आपका फूड जो होता है थोड़े दिन के बाद सड़ जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हम क्या देखेंगे? व्हाट हैपन व्हेन द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल आर लेफ्ट आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या होगा बेटा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझे बात? ए वाला आंसर। फिर 75 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल में पूछा गया है एडेनिन पेयर करता है थाइमीन के साथ में, ए वाला आंसर। और फिर से आप आ जाएंगे 76 वाले क्वेश्चन पे, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बेटा, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए अगर आप पैथोजन देखते हैं कोई मतलब नहीं है, मैक्रोफेजेस देखेंगे आप, फैगोसाइट देखेंगे आप, तो भाई ये WBC बोला जाता है, बट फाइब्रिनोजेन यस यही आगे जाकर के फाइबर बनाता है और ब्लड को क्लॉट करता है। मजा ही नहीं आई। 76 का क्या हो जाएगा? बी वाला। और फिर से हम बोलेंगे कि इनिशियली एंटीबायोटिक किसने भाई डिस्कवर की है? तुमको पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 77 का डी वाला हो जाएगा। बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या चीज हम लोग देख रहे हैं? वेक्टर जो मलेरियल पैरासाइट। अगर हम बोलेंगे मलेरियल पैरासाइट के लिए वेक्टर क्या होता है तो हम बोलेंगे भाई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। उसके बाद आ जाएंगे 79 पे, तो हमको सिंपल सी बात समझ में आएगी, मलेरिया जो होगा प्लाज्मोडियम, टीबी होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो दोनों गड़बड़ है और हमसे करेक्टली मैच पूछा गया था, तो नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा। फिर से हम देखेंगे यहां पे विटामिन B1 की बात की गई है, तो थायमिन बोला जाता है। जब आप 81 पे आएंगे तो क्या बोला जाएगा? भाई इतना सिंपल पेपर आया था कि मजा आ गई बिल्कुल पेपर देख करके। और कैसे बोल रहे हैं हम लोग यहां पे कि अगर आप बोलेंगे तो भाई अब देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। कौन सा है कि क्या होता है व्हेन सनलाइट ट्रेवल थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर? आपको देखने को मिलेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा, ब्लू कलर जो होता है वो स्कैटर हो जाता है मोर इन कंपेयर टू रेड कलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। फिर से हम आ जाते हैं किस पे? हम लोग आ जाते हैं बेटा किस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग आ जाते हैं यहां पे 82 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया है? एक सॉलिड बॉडी है, इसको पार्शियली इमर्स किया गया है फ्लूइड में। जो फ्लूइड एक्सर्ट करेगा ये अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द बॉडी। मैग्नीट्यूड पूछा गया है फोर्स का। भाई सिंपल सी बात, आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला 2 ओनली, मतलब वेट जो होगा बॉडी का डिस्प्लेस हो जाएगा बाय द बॉडी। फिर से हम बोलेंगे 83 नंबर वाला क्वेश्चन। अगर बोला गया है द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस, भाई कॉपर वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? याद है रो इज इक्वल टू क्या होता है? रो इज इक्वल टू भाई याद है नहीं, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है ना। और फिर से हम देखेंगे यहां पर तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ये सेम रहेगी। फिर से हम आ जाएंगे यार, तो हम क्या बोल रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? भाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है? अरे यार भाई मैं तुमको बताऊं आज यार खुशी जो है ना वो बिल्कुल 7वें आसमान में पहुंच गई है। जितना पढ़ाया था अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 27 क्वेश्चन लगभग आए हैं केमिस्ट्री और बायो को मिला करके, और
फिजिक्स भाई बिल्कुल लो लेवल की आई है, बिल्कुल लो लेवल की। न्यूमेरिकल तुमको बहुत ज्यादा देखने को मिले नहीं। और जितने बच्चे थे, मैंने कहा था कि भाई थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, जिसने भी एक महापाठशाला पूरी देख ली है उसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो परेशान होने की जरूरत बच्चों को पड़ी ही नहीं। 50 में से 45 क्वेश्चन करके आए बच्चे, और 45 क्वेश्चन अगर करके आए हैं तो यार सीना तो चौड़ा हो ही जाता है फिर। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे 84 का क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन हो जाएगा। फिर से हम आएंगे यहाँ पे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 85 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, एक सिस्टम है दैट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट विद इन इट्स सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं बेटा, एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। फिर बोलेंगे हम अगर स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड आप देखेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड में आप देखेंगे और वैक्यूम इज x एंड y रिस्पेक्टिवली, देन क्या हो जाएगा बेटा, x छोटा होगा y से, मतलब x इज लेस देन y। फिर से हम आ जाएंगे बेटा किस पे, हम आ जाते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। अगर करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन flows in east to west direction, what will be the direction of magnetic field at a point directly below it when viewed from east end? तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, clockwise in a plane perpendicular to the wire। समझ में आई बात। अब फिर से हम देखेंगे यार, यहां पे देखो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं उतने क्वेश्चन बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिला लेने हैं जहां पर आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, अगर इनमें से देखें किसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया बेटा, कॉपर हो जाएगा। फिर से हम बोलेंगे यहां पे कि अगर एक लाइट को रे को पास किया जाता है एयर से वाटर में, भाई इतना सिंपल क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन का कैसे छोड़ सकते हैं तुम, तो हम क्या बोलेंगे, बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ए वाला आंसर होगा। और जब आप आ जाएंगे इसमें, तो क्या बोला गया है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट करेक्ट। अब तुमको पता है ना यार, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अरे यार v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अरे एस ले लो, याद है कि नहीं याद है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आ गई इतनी बात, क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो अब देखो क्या बात करते हैं यहां पे, फिर से हम बोलेंगे यहां पर, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है बेटा 91 वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो भाई स्टेटमेंट पढ़ लो यहां पे। और तुमको दिया हुआ है अ वोल्ट मीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड एन एमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर ये वाला हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है इसलिए ये वाला है। वोल्ट मीटर में तुम देखोगे तो यहां पर तुमको हाई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, एमीटर में लो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, तभी तो हम बोलते हैं एमीटर में बहुत तेजी से करंट फ्लो होता है और हम करंट को मेजर कर सकते हैं, है ना। चलो करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। फिर से हम बात करेंगे यहां पे 92 वाला क्वेश्चन है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, भाई टाइडल एनर्जी हो जाएगी। जब तुम आओगे इसमें 3 रेजिस्टेंस अगर 1 ओम के पैरेलल में रखे गए हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 ओम हो जाएगा। फिर 94 में आएंगे हम, अगर एक हेयर करते हैं आप ई को ड्यू टू किसकी वजह से, तो आपको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से। फिर से हम आ जाते हैं बेटा जी, तो हम आ जा रहे हैं किस पे, हम आ जा रहे हैं 95 वाले क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है, आ यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन इज, अगर यूनिफॉर्म एक्सेल स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 96 वाले क्वेश्चन पर आप आएंगे तो क्या बोल रहे हैं भाई, इसमें बोला गया है नॉट करेक्ट। तो अब देखोगे तुम मीसेल में आयनिक एंड जो होता है मॉलिक्यूल का, ये टुवर्ड्स ऑयल ड्रॉपलेट होता है, नहीं आयनिक एंड बाहर होता है, हाइड्रोफोबिक एंड अंदर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, डी वाला आंसर हो जाएगा। फिर से आप आ जाएंगे 97 वाले क्वेश्चन पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो क्या है, न्यूट्रॉन फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, भाई घटिया बात है, ये होगा ही नहीं। फिर से हम बोलेंगे आइसोटोप कोबाल्ट का यूज होता है गोल्टर में, नहीं आयोडीन का यूज होता है 131, याद है कि नहीं याद है। और जे थॉमसन ने प्रपोज किया था न्यूक्लियस के बारे में, भाई रदरफोर्ड, ये तो है ही नहीं। समझ में आई बात, तो तीनों नहीं होगा तो क्या होगा, बी वाला। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं आप, और नेक्स्ट की बात करेंगे तो मेरे भाई कैसे कर रहे हैं हम लोग, बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक मतलब न्यूट्रॉन, ईट पर नाच, और नाच से चैडविक, सी से क्या हो गया, चैडविक, और न्यूट्रॉन हो गया। मेरे भाई फिर से हम बात करेंगे यहां पे कौन सी चीज ऑब्जर्व नहीं की थी रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम में, तो नहीं की थी, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सेंटर होता है जिससे न्यूक्लियस बोलते हैं, नहीं मेरे भाई न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो क्या हो जाएगा, यही वाला गड़बड़ हो जाएगा। फिर से हम बोलेंगे यहां पे, तो आप बात करते हैं एलिमेंट X जो फॉर्म कर रहा है क्लोराइड विद फॉर्मूला XCl2। अब तुमको याद है नहीं याद है यार, XCl2
Cl2 है ना भाई, HCl2 है, तो यहां पर तुम बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा 2Cl माइनस हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा Mg2 प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा Mg वाला हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, तो 101 हमें क्या दिया हुआ है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और यार, देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं तुमसे बोलूंगा कि यूपीएससी जो आंसर देता है वो आंसर आप मानेंगे, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर भी देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रल ऑक्साइड जो है उसका एग्जांपल ये भी होता है, उसका एग्जांपल ये भी होता है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या देता है यूपीएससी। फिर से हम बोलेंगे यहां पे तो हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा, हमको देखने को मिलता है आहा ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। भाई आ जाते हैं 103 क्वेश्चन पे, नॉट करेक्ट पूछा गया है आपसे, तो हायर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन हायर इट्स पीएच, नहीं मेरे भाई, हायर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होगा तो तुमको देखने को क्या मिलेगा, तुमको देखने को मिलता है कि यहां पे एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, और एसिडिक नेचर ज्यादा होगा तो पीएच गिर जाएगा, ना कि पीएच उठ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट की बात करेंगे तो क्या अब नॉट करेक्ट पूछा गया। अब देखो यहां पे अगर आप एक मोल को देखते हैं एसटीपी पे तो 22.4 लीटर होता है, तो हाफ मोल हो गया 11.2, ये तो सही है। यहां पर 17 ग्राम बोलोगे, एक मोल बना रहा है 6.022 10 to the power 23, ये भी सही है। फिर से हम 22 लीटर यहां पे एसटीपी पूछा गया है, ये एक मोल है, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बट यही वाला क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कितने आ जाएंगे, यहां पे 2 मोल आ जाएंगे। निकाल के देखना मजा आएगी। और सारे तुमको क्या लग रहा है, सिर्फ आंसर बता रहे भाई, एक्सप्लेनेशन भी कराएंगे, एक एक चीज का क्रिस्प एक्सप्लेनेशन कराएंगे, है ना। चलो अब देखते हैं यहां पे फिर से हम लोग बेटा 105 क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड इज नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं, कंपाउंड जो होता है इंप्योर सब्सटेंस, नहीं कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, ना कि इंप्योर सब्सटेंस होता है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट की बात करेंगे तो मेरे भाई तुमको कैसे देखने को मिल रहा है, ये देखो जिस बच्चे का पेपर है ना उसने बहुत सही लगाया है। क्या बोला है भाई, वॉशिंग सोडा जो है वो Na2CO3.10H2 है, बेकिंग सोडा NaHCO3 है, ब्लीचिंग पाउडर COCl2 है, जिप्सम CaSO4.2H2 है। भाई मिला लो यहां पर, बहुत इजीली तुमको डी वाला आंसर मिल जाएगा 3214। समझ में आई बात। चलो अब फिर से देखते हैं, यहां पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड में डाइमराइज, कौन डाइमराइज हो सकता है। तो भाई यहां पर तुम देखते हो ना, तो ये वाला जो है ना, ये वाला NO2, भाई NO2 जो होता है वो डाइमराइज होकर के, डाइमराइज मतलब दो एक साथ मिलकर के N2O4 बना लेते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा NO2। फिर से आ जाते हैं हम लोग 108 क्वेश्चन पे, आपसे क्या बोला गया है, बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नॉट करेक्ट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए क्या करेक्ट नहीं है, तो बोला गया है इफ सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन, अगर सब्सटेंस लूज करता है हाइड्रोजन तो वो क्या होता है भाई, वो ऑक्सीडाइज होता है, ना कि वो रिड्यूस होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला हो जाएगा। फिर से हम आ जाएंगे इस पे, भाई सिंपल सा क्वेश्चन, आहा इतना सिंपल क्वेश्चन, आहा भाई इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है। और तुमको याद होगा लास्ट टाइम मैंने तुमको एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, भाई एग्जाम्पलर के क्वेश्चन से ही आया हुआ क्वेश्चन है, और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि भाई टेम्परेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा केल्विन, और क्या बोला गया है, मैच द लिस्ट ना यार। आहा भाई देखो टेम्परेचर केल्विन में है, वेट किलोग्राम में है, मास आहा ये देखो, अब देखो गड़बड़ा गया है यहां पे, है ना। प्रेशर क्या होता है, पास्कल होता है, और मास जो होगा वो न्यूटन में होगा। समझ में आई बात। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था यार। फिर से हम बात करेंगे यहां पे, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। और जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं यहां पे एसिड रेन की, तो एसिड रेन का पीएच 5.6 से कम होता है। फिर से आप बात करेंगे यहां पे कि आप बात करते हैं बेटा किसकी, यार ये तो है ही नहीं यार इसमें क्वेश्चन, आहा ये इसमें क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। जब तुम बात करोगे यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्लाइड फोर्स इन मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस, तुमको देखने को मिलता है मेरे भाई ये तीनों ही होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक्सपेंशन फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है वो भी आएगा यहां पे। और इसके बाद तुम आहा यार देखो, बस भैया इतने क्वेश्चन थे आपके, कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। जहां जहां आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है वहां से आप चेक कर लीजिए आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन कहां दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही है गलत है। यार ये तो बात हो गई आंसर की। आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं। यार पता है भाई स्माइल क्यों हो रही है सर, इतनी स्माइल क्यों हो रही है, अरे यार ये देखो, अरे रुक जाओ भैया, ये देखो अगर यहां पर देखोगे तो ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन, भाई ये मैंने पढ़ाया है यहां पे प्यार से, बहुत प्यार से। देखो मैंने कहा था, मैंने तुमसे ये कहा था कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट
और अगर तुम देखोगे तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और ये प्यार से देखो यहां पढ़ा रहा हूं मैं, और इसी में तुम देखोगे यहां पे तो क्वेश्चन क्या आया है भाई, ये पढ़ा है का ग्लूकोज पाइरुवेट, और पाइरुवेट से आगे जाके लैक्टिक एसिड। भाई देखो वही पूछा गया, नहीं पूछा गया यहां पे यार। स्माइल तो इसीलिए ना, अरे यार भाई एक ही क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि रैंसिडिटी में फैट और ऑयल का स्लो ऑक्सीडेशन होता है, वो तुमको यहां पर मिल रहा है। फिर से हम आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड पूछा गया है, एडेनिन और थायमीन के बारे में। फिर से हम देखेंगे यहां पे भाई, यहां पे ट्यूबरकुलोसिस, यहां पर टीबी के बारे में, मलेरिया के बारे में। फिर से हम बोलेंगे यहां पे, यहां पर देखो ये फीमेल एनाफिलीज, ये फीमेल एनाफिलीज, बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहा है तुमको। और फिर से हम आ जाएंगे यहां पे, तो भाई देखो विटामिन B1 थायमीन है, और विटामिन B1 थायमीन यहां पर पूरा गया। और ऐसे ही तुमको एक चीज नहीं, यहां पे देखो अभी मैंने बोला तुमसे कि आयनिक एंड बाहर होता है, हाइड्रोफोबिक एंड अंदर होता है, तो भाई वही चीज बताया है, वही चीज आया है ना। तो ऐसे ही तुम देखोगे यार, ऐसे एक नहीं, देखो यार बहुत, ये देखो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और ये सारी चीजें A to Z, मतलब एक ही नहीं, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। ये देखो सारी चीजें भाई A to Z तुम देखोगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके PDF से जो मैंने पढ़ाया है उसके अलावा कोई भी चीज आ गई है ना। तो भाई अब देखो, तुम सिंपल सी बात तुमसे हम बोलते हैं, पढ़ाया मैंने क्या है, पढ़ाया मैंने है विच ऑन द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। भाई सब्लिमेशन प्रोसेस है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आंसर है। क्या यहां पर उसी के बारे में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है? तो कहने का मतलब यह है कि भाई जो पढ़ाएंगे वही आएगा, और जितना पढ़ाएंगे उतना ही आएगा, और जो चीज छोड़ रहे हैं उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और अब जो बच्चे हैं हमारे, वो जब मैं तुमसे स्टार्टिंग में बोलता था कि भाई विश्वास करो पर अंधविश्वास मत करो, पहले देखो, परखो, समझो, और उसके बाद भाई रिलीजियसली फॉलो करो। जो पढ़ाएंगे उतना ही आएगा एग्जाम में, और उतना ही आया, है ना। तो भाई देखो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई की, बहुत सारे बच्चों ने लगातार लग करके, हमारे रैंकर्स बैच के बच्चे जितने भी थे भाई, सारे यूट्यूब के बच्चे, सबने बहुत लग करके पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को लेकर के चले। और एंड रिजल्ट मैंने कहा था कि 13 अप्रैल को जब तुम एग्जाम देने बैठोगे तो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल आएगी और कहोगे यार इतने क्वेश्चन कैसे फंस सकते हैं, है ना। और वही चीज आज भी हुआ। बच्चे मुझे पता है, जहां मैंने बोला था ना वीडियो में, वहां का स्क्रीनशॉट लेकर के, छोटी सी क्लिप, स्क्रीनशॉट नहीं क्लिप बना करके मुझे भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया स्माइल तो आई थी चेहरे पे, है ना। अभी भी देखो तुमको देखने को मिल रहा है भैया, लगातार जो बच्चे हैं उनके कॉल, उनके मैसेज आते ही जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई वी आर डेडिकेटेड फॉर यू, और अगर हम तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हैं, एंड इफ वी से वी आर फैमिली, देन वी केयर फॉर यू, हम तुम्हारे लिए हर एक चीज करने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारे सिलेक्शन को इंश्योर करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल। साथियों आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है सुनीत सिंह। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है NDA 1 2025 का एग्जाम, और उस एग्जाम में जो ज्योग्राफी की क्लास हमने पढ़ी है और जो 5 ईयर की क्लास हमने पढ़ी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं उसके आंसर की के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन है और कौन कौन से उसका आंसर आपने सही वहां पे टिक करके आए हुए हैं। तो मेरे पास एक पेपर है, आपके एग्जाम में जो भी आपका सेट हो वो अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। मैं यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूं, और ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही है, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको मैं यहां पे आंसर देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी के सामने हमारा पहला सवाल ये है, कह रहा है 5 ईयर प्लान के ऊपर। साथियों मैंने एक क्लास लिया और उसी एक क्लास से ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा है यहां पे 5 ईयर प्लान है और उसका ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या दिया हुआ है।
5वां 5 ईयर प्लान, 7वां 5 ईयर प्लान, 9वां 5 ईयर प्लान और 11वां 5 ईयर प्लान, कुल मिलाकर के हमने 12 5 ईयर प्लान पढ़े थे और उसी में से आपको सवाल देखने को मिला था। अगर आप जाएंगे तो वहां पे इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस वीडियो में मैंने साथियों बताया था कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो यहीं से सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं साथियों, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने आपको बोला था। तो इसका सही आंसर जो है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इस सवाल का अगर हम यहां पे राइट आंसर की बात करें वो है ऑप्शन नंबर बी। आइए यहां पे मैच करते सर, क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया साथियों, अगर हम देखें 5वां 5 ईयर प्लान में हमने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, 7वां 5 ईयर प्लान में हमने कहा था भैया फूड और वर्क के ऊपर हमको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, 9वां 5 ईयर प्लान में जो है हमारा यहां पे मोटिव था वो था ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, मतलब सब कुछ बराबर लेके चलने वाला। ठीक है, और इसी के साथ साथ 11वें में हमारा जो था फास्टर टुवर्ड्स द इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते इसी के साथ अगला सवाल यहां पे आप सभी के सामने ये है। मैंने बताया था साथियों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हर साल एक सवाल देखने को मिलता है, एक महापाठशाला ली थी वहीं से आपको यह सवाल देखने को मिला। अभी मैं प्रूफ दिखाऊंगा, अभी सबसे पहले आंसर की के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इस सवाल का जो साथियों आप सभी के सामने यहां पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगर हम देखें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में सबसे बड़ा ग्रेट सर्किल कौन सा है, तो प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं, इक्वेटर को बोलते हैं, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए इसी के साथ साथियों आप सभी के सामने यहां पे अगला सवाल ये है। ठीक है, कह रहा है यहां पे अर्थ के मिनरल्स के बारे में पूछ रहा है और यहां पे जो है सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है। यहां पे जो ऑक्सीजन होते हैं इन सभी के ओर्स के बारे में पूछ रहा है, माइका के ओर्स के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पे सवाल थोड़ा सा घूमा हुआ है लेकिन बहुत आसान सवाल था। इसका जो सही आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगर हम देखें यहां पे जो साथियों सेम सीक्वेंस अगर होगा, सबसे पहला होगा आपका होगा माइका, इसके बाद आपको मिलता है यहां पे पायरोक्सिन और उसके बाद मिलता है आपका एम्फीबोलाइट। ठीक है, सॉरी सबसे पहले एम्फीबोलाइट, इसके बाद मिलता है आपको पायरोक्सिन और सबसे कम मिलता है यहां पे माइका। तो सीक्वेंस होगा 1 3 2 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अगला सवाल आपसे यहां पे बोल रहा है साथियों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड इन द वेदरिंग ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग जो है ये सवाल अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने आप सभी को पूरी वेदरिंग एक साथ कंपाइल पढ़ाई हुई है, तो वहां से सवाल है, कह रहा है कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा। तो इसका साथियों सही आंसर जो है ये अगर हम यहां पे बात करें ये है ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू द वाटर प्रेशर, ये तीनों यहां पे सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, 1 2 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने यहां पे ये है ओशियनिक करंट्स। 1 क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की जाके देखो, वहां से ये सवाल सेम टू सेम आया हुआ है। मैंने बताया था यहां पे कौन सवाल पूछ रहा, बताइए इसमें से भैया कोल्ड करंट कौन सी यहां पे नहीं है। ठीक, कौन सी यहां पे कोल्ड करंट है ये आपको यहां पे बतानी। ठीक है, तो अगर हम देखें साथियों वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एक कोल्ड करंट है और वहीं पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो अगर बात करें ये एक वार्म करंट है। ठीक है, और वहीं पे अलास्कन जो है ये भी एक वार्म करंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने यहां पे है क्वेश्चन नंबर 135। कह रहा है सन से जो है यहां पे एंगल बनता है नॉर्थ हेमिस्फीयर का समर सोलिस्टिस में सबसे मैक्सिमम किससे बनता है। ठीक है, आर्कटिक सर्किल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका सही आंसर साथियों आपको ये है, ये आपका क्वेश्चन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सबसे मैक्सिमम एंगल यहां पे बनता है। हर जो क्वेश्चन अभी मैं दिखाने वाला चाहता हूं सारे क्वेश्चन आपको मेरे नोट से मिलने वाले हैं, प्रूफ के साथ है। ऐसे मैं बोलने सबसे पहले आया हूं और सबसे पहले प्रूफ लाने का काम करूंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूं कि आकर के बोल रहा हूं कि साथियों ये देखो इसका आंसर ये इसका आंसर ये इसका आंसर ये। अभी आपको दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन का प्रूफ जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए तो यहां पे अगला सवाल आपको यहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कोरियोलिस फोर्स से यहां पे क्या होगा इसका सही आंसर। तो साथियों अगर हम यहां पे बात करें क्वेश्चन नंबर 136 की, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज अ राइट आंसर। कैसा सही है इसके बारे में देखिए, अभी हमारा काम यहां पे मेन फोकस क्या है, आंसर की आपको देना। तो मैं अभी आपको इसका आंसर बता रहा हूं, इसका जो सही आंसर वो है आंसर नंबर 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बारे में भी हम लोग विस्तार से क्लास लेकर के आएंगे, वहां
यहां पे उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा। इस वीडियो में आपने इंग्लिश पढ़ा, साइंस पढ़ा, आप ज्योग्राफी के बाद अभी आपको हिस्ट्री मिलेगी, तो इसीलिए जो साथियों आप सभी को जो है क्वेश्चन मिलने वाले, बस जो है वीडियो बहुत लंबा ना हो, जल्दी जल्दी आपके आंसर की मिल जाए, एक्सप्लेनेशन जल्दी ही हम लोग लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते इसी के साथ। अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पे इस प्रकार है, कह रहा स्लीट जो है ये यहां पे किससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 साथियों, तो इसका जो सही आंसर ये भी ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला सवाल यहां पे देखते जल्दी से, कह रहा है ये बताइए भैया ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये सवाल है। बस यहां पे इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सवाल, इस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है एक तरीके से, थोड़ा सा इस सवाल का लेवल अपग्रेड कर दिया बस। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर यहां पे क्या होगा। ठीक है, अगर हम यहां पे बात कर सकते तो सही आंसर यह ऑप्शन नंबर डी, साउथ अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 139 यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 139 में पूछ रहा है ये बताइए ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, ठीक है, ये कहां पे स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओडिशा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे हम लोग देख जल्दी से, कह रहा है ये बताइए जो यहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सोलास, ये फॉरेस्ट कहां पे मिलते हैं साउथ इंडिया में। तो मैंने बताया था अन्नामलाई हिल्स में जंगली जंगल है, नीलगिरी में जंगली जंगल है, पलामी जो पार्ट है वेस्टर्न घाट का यहां पे भी जंगली जंगल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1 2 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला सवाल यहां पे हम लोग देखते हैं जल्दी से, कह रहा है कोई भी लैंड अगर बंजर हो जा रही तो उसको कितना समय लगता है कि वो बंजर है, मतलब 5 साल तक उसमें अगर कोई प्रोडक्टिविटी ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बंजर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 146 साथियों, इसका अगर हम यहां पे देखें साथियों, पूछ रहा है ऑफशोर टर्मिनल ऑफ वादीनार, ठीक है, बीन डेवलप टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोर्ट। मैंने बताया था इंडिया का सबसे बड़ा प्रेशर, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, तो वो है आपका कांडला पोर्ट। तो इसी को थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए हमने बनाया है वाडीनार पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए इसी के साथ अगर हम यहां पे देखें अगला सवाल जिसको हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर की क्लास और मैंने वहां पे इसको बताया था साथियों। इसी के साथ साथ अगर मैंने आपको जो है ज्योग्राफी की जब मैंने पीवाईक्यू कराया वहां भी मैंने आपको बताया कि साथियों ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, से एक सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो कह रहा है भारत में सबसे बड़े जंगल आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, तो वो देखने को मिलता है साथियों अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है ये बताइए भैया कि एल वेव जिसे हम लोग लॉन्ग वेव के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सरफेस वेव बोलते हैं, तो इसका जो है यहां पे कौन सी बात यहां पे सही है, इसके रिगार्डिंग आपको यहां पे बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यहां पे दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। कैसे सही है इसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं। चलिए अगला सवाल साथियों कह रहा है ये बताइए भैया कि एक वोल्केनिक ऐश है वो जो है पानी के साथ बहते हुए चली आ रही, सेडिमेंट्री लेयर बना रही है, तो ये किसका एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पे इसका सही आंसर साथियों वो है आपका टफ इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल आपका यहां पे देखने वाले हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 150 जो हमारा ज्योग्राफी का आज का यहां पे लास्ट सवाल है। कह रहा है कि ये बताइए भैया यहां पे कि जो ये वाटर वेपर है ये किससे इंफ्लुएंस होता है, तो ये इंफ्लुएंस होता है आपका वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, मेन है ह्यूमिडिटी और टेंपरेचर। ऑप्शन नंबर यहां पे सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन साथियों, लेकिन अब मैं जो आपको अब दिखाने वाला हूं ऐसे ही नहीं साथियों, हमको यहां पे ज्योग्राफी किंग बोला जाता है। तो यहां पे आप सभी के सामने ये देखिए 5 ईयर प्लान का मैंने सिर्फ एक क्लास लिया था, उस एक क्लास से यहां से गरीबी हटाओ का नारा कहां किसने दिया भैया 5वें में, देखिए गरीबी हटाओ ऑप्शन नंबर दूसरा, 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ, ये देखो 8वें से 9वें से 7वें से, तो सारा 5 ईयर प्लान जो है मैंने जो पढ़ाया था वहीं से आपको सवाल देखने को मिला, जो क्लास में वादा किया वो मैंने निभाया साथियों। आइए इससे इतना ही नहीं, अभी आपको और दिखाता हूं। हम वैसे वाले आदमी नहीं है कि भैया आप बच्चों को जो है कुछ भी मन करे वो पढ़ाते, हम वो पढ़ाते हैं क्योंकि हम एनडीए स्पेशलिस्ट हैं, हम वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है साथियों। तो एनडीए 1 2025 में अगर हम बात करें चाहे मैथ की, चाहे इंग्लिश की, चाहे साइंस की, चाहे जीईटी की, एमजीएस ऑन द टॉप साथियों।
हम हमेशा टॉप पर रहते हैं और रहते रहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एनडीए में सवाल कैसा आता है। ठीक, चलिए अगर यहां पे बात करें साथियों, आप सभी के सामने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर यहां पे सवाल पूछ रहा है, कह रहा है इसमें से कौन सी सबसे बड़ा ग्रेट सर्किल है। ठीक है, ये सवाल मैंने देखिए एक वन शॉट लिया था ज्योग्राफी का, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का वन शॉट, वहां से ये सवाल मैंने बताया। देखिए ग्रेट सर्किल किसे बोलते हैं, ये देखिए यहां पे सवाल जो है मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसीलिए पूरी जो है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास वहीं से आपको सवाल देखने को मिल रहा है। और ये ऐसा नहीं है, आप जाइए वीडियो पे, आपको इस टॉपिक पे जाना, वहां पे देखना मैंने आपको यह दिखाया हुआ है। ठीक है, वहां पे आपको इस टॉपिक को मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ, तो इसीलिए एक ही क्लास से आपको सवाल देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ यहां पे देखिए फिजिकल वेदरिंग, ये देखिए ये हमारी क्लास से आया। फिजिकल वेदरिंग कौन सा एग्जाम, बाय प्रेशर, बाय फ्रॉस्ट एक्शन, बाय टेम्परेचर, बाय फ्रिक्शन, बस इसी बात को यहां पे थोड़ा सा घुमा दिया, ग्रेविटेशन डाल दिया, वहां पे एक्सपेंशन डाल दिया, मतलब टेम्परेचर वाला हो गया, फोर्स ऑफ वाटर वही जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट एक्शन, ये उसी बात को बस घुमा के यहां पे पूछ लिया। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे ये हो गया। अभी इतना ही नहीं साथी, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या कह रहा है यहां पे, सन रेज वर्टिकल किसके साथ होती है, ये देखो मैंने ये क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की वन क्लास वन शॉट वहीं से आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए साथियों एमजेएस ऑलवेज रॉक, हम साथियों जो बोलते हैं वो करते हैं। 7 महीने हमने जम करके मेहनत करी, उस 7 महीने का फल साथियों आज है। मैं खुश हूं, आपको आज मेरी आवाज में जो है दम दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि मैंने जो मेहनत करी है अगले 7 महीने, पिछले 7 महीने, उस 7 महीने का फल आज मुझे मिला है, मेरे बच्चों को मिला है। वो जानते हैं कि कितने सवाल आपको मेरे एग्जाम से, मेरे नोट से देखने को मिले। सिर्फ एक क्लास से आपके सामने अभी 3 सवाल फंस चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ यहां पे ये देखिए कह रहा कोरियोलिस इफेक्ट, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की वन शॉट क्लास चौथा सवाल आपको यहां देखने को मिल रहा है। क्या है इसका, यहां पे ये देखिए ये कोरियोलिस इफेक्ट, देखिए एब्सेंट इन द इक्वेटर इंक्रीज टुवर्ड द पोल। देखो यहां पे क्या सवाल भैया, ये देखो सवाल पढ़ो भैया। ओहो, कोरियोलिस फोर्स परपेंडिकुलर प्रेशर ग्रेडियंट एट द इक्वेटर, कोरियोलिस फोर्स इज 0, एब्सेंट। बस शब्दों का केवल खेल यहां पे खेला गया साथियों। चलिए अगला सवाल यहां देखिए जल्दी से, क्या कह रहा है, स्लीट क्या होता है। स्लीट वही वर्ल्ड ज्योग्राफी की वन शॉर्ट क्लास से, देखो साथियों स्लीट क्या होता है, ओ माय गॉड साथियों, ये देखिए स्लीट मिक्स ऑफ रेन, फ्रोजन रेन, इसी को हम लोग यहां पे स्लीट के नाम से यहां पे जानते हैं। महेंद्रगिरी कहां पे, इंडियन ज्योग्राफी की वन शॉर्ट क्लास, कांडला पोर्ट भैया, ये इसके बारे में पूरा विस्तार बताया था। ये देखो इंडियन ज्योग्राफी की वन शॉर्ट क्लास, यहां पे देखो साथियों कह रहा है, ये बताइए एलवेक के बारे में, अर्थक्वेक वर्ल्ड ज्योग्राफी की वन शॉट क्लास। यहां पे कह रहा है, ये बताइए वाटर वेपर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की वन शॉट क्लास। तो साथियों एक क्लास, मात्र 2 क्लास में मैंने आपको ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चन फंसवाए, तो जो अभी प्रूफ के साथ आया, अभी फंसे जितने क्वेश्चन है उसको विस्तार से, हर एक क्वेश्चन को जहां जहां से मिला है बहुत विस्तार से लेकर के आऊंगा। अभी जल्दीबाजी में हमने यहां पे इसको इस वीडियो को बनाया, क्योंकि हम वो हैं जो सब, क्योंकि हमने पढ़ाया, हमने मेहनत करी है और उसको हमने आपको यहां पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है, और इसी के साथ यहां पे जो हमने मेहनत करी है साथियों वो हमको यहां पे मिला है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफी का वन शॉट साथियों क्लास, मतलब कैसा आपका आंसर की था, और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ विस्तार से पूरे प्रूफ के साथ अभी हम लोग की टीम और आएगी, आपको बताएगी क्यों एमजीएस ऑन द टॉप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ जुगाड़ से यूट्यूब चैनल। आज एस्पिरेंट्स मैं आपके सामने आंसर की लेकर के आ गया हूं, और देखिएगा हिस्ट्री गैड का पेपर हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में जो मैराथन लिया था, आप देखिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल हुई थी आपके लिए। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद वो चीजें देखेंगे। चलें सबसे पहले हिस्ट्री को हम लोग सॉल्व करते हैं, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 111 कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इंडस्ट्रीज वेयर डेवलप्ड इन द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दैट टुक प्लेस आफ्टर अबाउट 1850। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि 1850 के बाद जब सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तो इनमें से कौन कौन सा जो इंडस्ट्रीज थी जो उस समय डेवलप्ड हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है केमिकल्स एंड द इलेक्ट्रिकल्स, क्योंकि ये पहले वाले इंडस्ट्रीज में जब हम लोग देखेंगे तो कोल हो, आयरन हो, ये सब चीजें डेवलप्ड हो चुकी थी। लेकिन अगर हम सेकेंड वाले में देखेंगे, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, तो इसका आंसर सी होगा। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
112। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने कहा था ना कि इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा, और अभी हम लोग इसको देखेंगे भी कि यहां से देखिए क्वेश्चन आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड इन मेकिंग द हड़प्पन सील, यानी कि जो हड़प्पन काल में जो मोहरें होती थी, सील होती थी, उसमें कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। कि जैसे कि देखिए मैंने आप लोगों को काफी कीच बताया था, यहां पे हमने सेलखड़ी पत्थर के बारे में बात किया था। सेलखड़ी पत्थर यानी कि यही स्टेटाइट्स जो होते हैं, जो यहां पे गाइस जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, अभी मैं आपको आंसर भी दिखला दूंगा यहां पे। तो जो सेलखड़ी पत्थर था, ये स्टेटाइट्स मोहर होती थी, किस होती थी, निपुर होता था, और भी बहुत सारी चीजें यहां पे इस हड़प्पन सील्स में हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया था। चले अब आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, 16 महाजनपद। देखिए पेट क्वेश्चन, मतलब एंड गैट में तो एनडीए का क्वेश्चन फिक्स है कि कुछ टॉपिक से मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, और एंशिएंट में। और देखिए फिर से यहां पे हम देख सकते हैं 16 महाजनपदों में से अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास इन एंशिएंट इंडिया वाज एन ओलिगार्की, यानी कि कहने का मतलब ऐसा कौन सा इसमें महाजनपद है 16 में से जहां पे एक से ज्यादा राजाओं ने शासन किया था एक साथ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वज्जी और मल, यहां पे मल भी था। तो आप इसका करेक्ट आंसर 1 है, तो ए है यानी कि, तो इसको ध्यान रखिएगा। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं। ये भी देखिएगा बुद्धिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, उनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला हिस्सा यहाँ पे पढ़ा था। आइए क्वेश्चन नंबर 114 को कवर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड इन सांची स्तूप इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बौद्धिस्ट आइडियाज, यानी कि इनमें से कौन सा जो आइडियाज है वो बौद्धिस्ट टेक्स्ट से यहाँ पे, या यूं कह लीजिएगा उनकी थ्योरी से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम लोगों ने जब बौद्धिज्म के बारे में पढ़ा था तो वहां पे व्हील हो, ट्रीज हो, इन सब के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन देखिएगा शाल भंजिका वर्ड नहीं सुना होगा वहां पे आपने। तो शाल भंजिका इसका करेक्ट आंसर होने वाला, यानी कि इनमें से ये नहीं था। ठीक है, शाल भंजिका ये आंसर नहीं था, बाकी के हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की थी, इस हिसाब से इसका आंसर ये हो जाएगा बी, शाल भंजिका। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखिएगा भूदान मूवमेंट से क्वेश्चन आ गया है, भूदान आंदोलन से। ठीक है, चलें भूदान यहां से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। द टारगेट, इसमें कहा गया है कि अबाउट द भूदान मूवमेंट इज करेक्ट, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 116 का। तो देखिएगा पहले तो हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड वॉज इन बिहार, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि बिहार में नहीं हुआ था, यहाँ पे पहली लैंड वहाँ पे आंध्रा उस वाले हिस्से में डोनेट किया गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डोनेशन नहीं हुआ था। ठीक है, चलें उसके बाद दूसरा देखते हैं। इट वॉज इंश्योर्ड दैट द डोनेटेड लैंड वॉज अ फ्री फ्रॉम ऑल लिटिगेशन, ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर करेक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 तो बाहर हो गया है, अब ये 2 बचा हुआ है, इनमें से भी देख लेते हैं। तो द टारगेटेड वॉज गेट टू 1/6 ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया एज अ डोनेशन, जी हाँ 1/6 ये टारगेट था वहां पे देने का, और इस तरह से इसका करेक्ट आंसर यहां पे 116 का ए है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग चीजें आगे देखते हैं, चले आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, जी हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा जब हम लोग ने यूरोपियन कंपनीज के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि कौन कौन सी कंपनी किस सीक्वेंस में यहां पे आ रही थी, तो उसी क्रम में हम लोगों ने पुर्तगाल के बारे में बात किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात किया था, फ्रेंच के बारे में बात किया था। तो यहां पे फिलहाल तो क्वेश्चन देखना है कि मक्का यानी में वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया इन द 17th सेंचुरी वाया, तो कौन लेकर के आया था, कौन इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर आपको याद होगा आंसर, तो पुर्तगालियों की, ये पोर्तुगीज की देन थी। जैसे हमारे इंडिया में अमरूद हुआ, टोबैको हुआ, ये सब की सब देन किसकी है, पोर्तुगीज की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर इसका ए होगा, यहां पे पुर्तगाल होगा। ये चीजें याद रखिएगा, पोर्तुगीज की यही देन थी यहां पे। अब चलें आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे इसको। चलें अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री का देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, देखिए ये भक्ति और सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। भक्ति मूवमेंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है और सूफी मूवमेंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है स्टेटमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्रीमंता शंकरा देवा इज आर करेक्ट। तो ये जो संत थे, वैष्णवाइट संत थे, याद रखिएगा, और इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, अगर इसमें थोड़ा सा आप लोगों को यहां से एलिमिनेट वाला मेथड यूज करना था कि कौन कौन सा नहीं होगा। देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गौदिया वैष्णविज्म, नहीं, ये उसके फाउंडर नहीं थे। तो अगर आप 2 वाला बाहर कर देंगे बच्चों, अगर आप सेकंड वाला बाहर कर देंगे तो उस हिसाब से आगे देखिएगा, अगर आप सेकंड वाला बाहर कर देंगे तो यहां पे एक सेकंड में ऊपर कर रहा हूं उसके ऑप्शन के हिसाब से, तो ये चीज देख लीजिए, अगर आप सेकंड बाहर करते हैं तो पहला, दूसरा और चौथा वाला बाहर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 123 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री एकदम इजी क्वेश्चन देखिए आ चुका है। इस बार हिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी पूछी गई है। अब आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री के बारे में पूछा गया है। खासकर क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस प्लेस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मतलब खोला था यहां पे। तो सीधी सी बात है भैया, 1611 अगर बात होगी तो मुसलीपट्टनम, यानी मुसलीपट्टनम इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 को भी देखते हैं। हम लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखो यूपीएससी इस बार इसका ट्रेंड भी देखिएगा, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछ रही है कि कौन सा इवेंट या इंसिडेंट कब हुआ, पहले हुआ या बाद में हुआ, कैसे हुआ। चले उसको हम क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। इसका देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो कहूंगा कि जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ रहे थे तो सीधा सीधा मैंने लाइन, अभी मैं आपको प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखला दूंगा कि हाँ देखिए इस चीजें हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। जैसे कम्युनल अवार्ड है, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी है, लखनऊ पैक्ट है, शिमला कॉन्फ्रेंस है। तो भैया स्वराज पार्टी की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट 1923 में हुआ था मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। तो 1923 ये होगा। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, ये भी मैंने एकदम साफ साफ लिखा हुआ था यहां पे। लखनऊ पैक्ट 1916 में, 1916 में, उसके बाद 1923 है ये। कम्युनल अवार्ड 1932 है और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 है। अब आप खुद बता लीजिए कि ये आंसर सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब मैंने इसका डिकोड कर दिया है तो उस हिसाब से इसका अगर आंसर देखेंगे तो देखिए भैया सबसे पहला वाला 1916, तीसरा यानी कि ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सिर्फ एक ही को हम लोग ने पकड़ लिया और अपने आप आंसर सही हो गए। तीसरा यानी सबसे पहला होगा, उसके बाद फिर 1923 होगा, फिर उसके बाद 1932 होगा, फिर 1945 होगा। ये देखिए ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है। हाँ ये देखिए एक्ट से क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाना है भाई, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स, जिसमें आपके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जस्टिस कलकत्ता फॉर यूरोपियन देयर एम्प्लॉइज एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कौन सा एक्ट था भैया कलकत्ता में? चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। और इतना फेमस क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग सारे एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। लगभग सभी बच्चे को ये आंसर बिल्कुल पता होगा क्योंकि कई बार मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है। चलें अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 तो हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं यहां पे, हाँ एक और क्वेश्चन नंबर 127 के बारे में। Who among the following has introduced a resolution in 1882 which is also called the Magna Carta of the local self government? तो भैया स्थानीय स्वायत्त शासक का जनक या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, सबको यहां पे पता होगा क्योंकि कई बार यहां पे हमने देखा था। लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भैया लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से इस 127 का सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 को भी यहां पे हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अच्छा 126 क्वेश्चन, अच्छा हाँ हो गया, ठीक है। 127 हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है 128 इसका। देखते हैं आंसर क्या होगा। ये सूफी भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन हो चुका, ये सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन है यानी सूफिज्म से। अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफिज्म। तो सूफिज्म का इनमें से कौन सा वर्ड जो उसकी प्रैक्टिसेस में मेल खाता है। मैंने जजिया आपके सामने यहां पे क्या किया था, जब मैं मैराथन क्लास ले रहा था मैं जजिया के बारे में बताया था कि जजिया क्या होता है, कि एक टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिमों से लिया जाने वाला है। तो इसको तो हम ऐसे बाहर कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद यहां पे मुकद्दम भी मैंने आपको यहां पे बताया था। मुकद्दम क्या होता है कि किसी ग्राम का प्रधान होता है, मुखिया होता है या चौधरी होता है। तो ये दो वर्ड तो हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये दो वर्ड तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब इसमें एक बढ़ता है इजमा और मुरीद। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे मुरीद होगा, और इजमा का मतलब, ये इजमा भी नहीं होगा, इजमा का मतलब होता है एक साथ एक राय, आम सहमति बोलते हैं। तो फिलहाल सूफिज्म में क्या होता है, शिष्य और गुरु वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो गुरु होते हैं उनको पीर या औलिया बोलते हैं, और उनके फॉलोअर्स को, उनके अनुयायियों को मुरीद कहा जाता है। इस तरह से इसका आंसर डी होगा। और बच्चों देख लीजिएगा सारे के सारे चीजें यहां पे हो चुकी हैं। और अब हम लोग बारी है कि अब आप देखिएगा क्लास से जो हम लोगों ने मैराथन क्लासेस लिया था 6 घंटे की, हमने कहा था ना कि आपकी और हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो बच्चों देखिए कई क्वेश्चन हम लोगों ने यहां से डायरेक्टली आपको, मैं जब देखिए स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। देखिए जब मैं आप लोगों को यहां पे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा था, देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मैंने नाम लिया था वहां पे, और इस लेक्चर पे आप जाके देख लीजिएगा वहां पे कि जहां पे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिल्वर, गोल्ड, जेम्स, ज्वेलरीज और सारे ऑर्नामेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिला है। और फिर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग यहां पे देखते हैं, देखिए मैंने स्क्रीनशॉट इसकी लगा रखा है, एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखिएगा पोर्तुगीज, जब मैं जो आपका पोर्तुगीज वाली बात कर रहा था ना कि उनकी क्या क्या देन है, वो कब आए थे, क्या डेट था, तो पूरा का पूरा यूरोपियन और पोर्तुगीज से रिलेटेड चीजें मैंने आपको समझाया था। और फिर देखिएगा अगला प्रूफ मैं आपको दिखला रहा हूं, यहां पे पोर्तुगीज सारी चीजें हो गई हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जब आती है, कैप्टन हॉकिंस उसके दरबार में जाते हैं। यहां पे भी मैंने डिस्कशन किया है, स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं, जहां पे सब मैंने फैक्ट्रीज और बाकी चीजों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। और फिर ये देखिए क्लास में मैंने आपको डायरेक्टली, आप स्क्रीनशॉट खोल सकते हैं लेक्चर मेरा, सीधा सीधा मैंने लखनऊ सेशन के बारे में बताया था, वही लखनऊ पैक्ट जिसे बोलते हैं 1916 में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आया था, मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया था। डेट भी लिखा है देखिए 1916, और अभी क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया। और देखिए आगे भी देखिए कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैं कह रहा हूं। ये देखिए स्क्रीनशॉट है, मेरा लेक्चर है उसका स्क्रीनशॉट है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यहां से हिस्ट्री से मिल चुके हैं। तो बच्चों चलिए, बहुत शानदार रहा हम लोगों का, और बहुत आसान पेपर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन मजेदार भी था। अब हम लोग फिर अपने क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।